देखिए, ये है अब इसके कंपोनेंट्स, ठीक है ना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो अभी मैंने डेनियल गोलमैन से बताया, ठीक है ना। ये दूसरी नोट्स है उससे है, ठीक। इसमें दिया हुआ है आत्म जागरूकता। उदाहरण बस देख लीजिए, आप लोगों को बाकी चीजें पता है, ठीक है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर ने किसी अन्य व्यवसाय के बजाय क्रिकेट के बारे में अपनी क्षमता जानते थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, आत्म जागरूकता है। हमने उसमें भी बताया था कि जब तक आप अपने के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक दूसरों से मतलब अपने बारे में कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसको क्या कहा गया, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आपकी रुचि है नहीं किसी में, ठीक, आप उसी फील्ड में जा रहे हो, केवल और केवल किस पे, दूसरों के दबाव पर, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, गलत होगा। दूसरा है ये स्वनियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या, यदि किसी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति छुट्टी लेना चाहता है लेकिन बॉस इस समय नाराज है, तो उसे छुट्टी मांगने के लिए उस समय के लिए अपनी भावनाओं पे क्या रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा, ठीक है ना। ये सेल्फ रेगुलेशन है। फिर उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन। जैसे कोविड-19 महामारी ने डॉक्टरों पर भारी तनाव डाला है, उन्हें मरीजों के लिए काम करते रहने के लिए आंतरिक प्रेरणा ढूंढनी पड़ती है। मतलब ऐसा लगता था कि ऐसा है कि हम भी जो है मृत्यु के शिकार हो सकते हैं, कोविड बहुत खतरनाक है, ठीक। लेकिन वो सेल्फ मोटिवेटेड होते थे, ये सोचते थे कि नहीं यार, हमारी तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम डॉक्टर से, हमारा काम ही ये है कि अपनी जान परवाह किए बगैर क्या करना, दूसरे की रक्षा करना, ठीक है ना। तो ये हमारा कहीं ना कहीं नैतिक कर्तव्य बनता है। तो इस तरीके से हमारा पेशा ही ऐसा है। तो सेल्फ मोटिवेशन उस जगह काम आता था। दूसरा क्या कि हमारे देश में खेल की बुनियादी ढांचे में कमी के कारण ओलंपियन, पैरालंपियन आदि के लिए मजबूत आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता। बहुत कम बुनियादी ढांचा है, ठीक है ना, उस समय कमी है और सुविधाओं की कमी है, संसाधनों की कमी है। उसके बावजूद जो है सेल्फ मोटिवेटेड हो करके, ठीक है ना, पदक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आना, ठीक है ना, ये स्व प्रेरणा यानी ऑटो मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन का ही है उदाहरण माना जाता है, ठीक है ना, क्लियर। फिर समानुभूति आ जाएगी। समानुभूति में जैसे क्या, जनजातियों में कुछ पारंपरिक मूल्य होते हैं, ठीक, सरकार के नियमों के विपरीत होते हैं। जैसे वन रक्षण, कहीं विकास है, जनजातियां वन आधारित होती हैं, ठीक है ना। वन को देवता के रूप में वो पूजते हैं। कहीं अगर विकास की नींव रखी गई है तो उस जगह वन क्या होते हैं, साफ किए जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वो उनके हितों से क्या होता है, टकराव होता है, ठीक है ना। हितों से क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। यहाँ लोक सेवकों में समानुभूति आदिवासी आबादी के लिए उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करें। अगर भाई कोई सिविल सेवक है तो उसका रास्ता निकालेगा कि हम ऐसा कुछ डेवलप करें कि सारे वन क्षेत्र हमको काटने न पड़े। हम उस जगह कुछ गार्डन्स का निर्माण कर दें, बीच से सड़क भी निकाल दें और उस जगह क्या हो, हरियाली भी रहे, ताकि उनका भी कुछ चल जाए और हमारा भी कुछ चल जाए, ठीक है ना। या आजकल ऐसे ऐसे टेक्निक्स चल रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वन उगाने की प्रेरणा दें, ठीक। तो मतलब ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है, लोक सेवकों के समानुभूति पर निर्भर करता है कि वो उनकी पैथी कैसी है, ठीक। उसके बाद जैसे नेल्सन मंडेला सभी लोगों में, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों में भी मानवता के लिए क्या पहचाने जाते थे, ठीक है ना। दूसरा है हमारा क्या, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में कौन कौन से वो आते हैं, अनुनय आता है, परसुएशन, ठीक है ना, सहनशीलता आता है, चातुर्य आता है, सामाजिक स्मृति, सब शामिल है। जैसे जब गुस्साई भीड़ किसी बलात्कार पीड़िता को ठीक न्याय दिलाने के लिए विरोध कर रही हो, तो एक सिविल सेवक को जनता की भावनाओं को समझने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, और उन्हें अपने शब्दों से शांत करने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। ना कि कुछ ऐसा हम बोल दें ताकि भीड़ और उग्र हो जाए, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। या मान लीजिए कि आप लोग विद्यार्थी हो, पता चले आप लोग किसी भी चीज़ के लिए आंदोलन, आए दिन प्रयागराज में क्या होता है, आंदोलन होता है किसी भी मुद्दे को, पारदर्शिता को लेकर के या समथिंग, ठीक।
तो कोई सिविल सेवक है तो उसको उन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम भी कल क्या थे, स्टूडेंट, ठीक है ना। और वो बिना समझे क्या कर रहा है कि लाठीचार्ज की शांति व्यवस्था क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उसको नहीं दर्शाता है। तो वो भाव आना चाहिए, वो सामाजिक कौशल आना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह अलीगढ़ के एसएसपी आकाश कुलहरी आंदोलनकारियों की भीड़ में निहत्थे चले गए और छात्रों के विरोध के अधिकार को पहचानते हुए शांतिपूर्ण रहने का क्या किया, अपील किया। भाई आप लोग शांत रहिए, आपकी बातें सुनी जाएंगी, ठीक है ना। वंस मैं भी था, आई वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ को आपको समझना है, हम लोग समस्याओं को से परिचित हैं, धीरे धीरे उस पर कार्यवाही चल रही है, नीति निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे उस पर कोई ना कोई रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें करके आप क्या कर सकते हैं, उस परिस्थिति को समझते हुए उस परिस्थिति को कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। ये सामाजिक स्किल है, मतलब सोशल स्किल्स में आता है। अब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, EQ और IQ, ठीक है ना। EQ क्या है? भावनात्मक लब्धि यानी इमोशनल कोशेंट, ठीक। किसी भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक क्या है, माप है, कितना आपका इमोशनल लेवल क्या है, ठीक है ना। उसी की एक क्या है, मेजरमेंट, ठीक। यानी किसी की अपनी भावनाओं पर नजर रखने और अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता का माप, ठीक, क्लियर। भावनात्मक लब्धि और बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट कोशेंट, ठीक है ना, क्लियर। यानी IQ नहीं कहा जाता है आपका IQ लेवल बड़ा तेज है, ठीक है ना। तो IQ लेवल तेज है, आप परीक्षा पास कर सकते हैं, निश्चित रूप से परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा सिविल सेवक होने के लिए EQ बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। EQ आवश्यक होगा, तभी EQ ज्यादा होगा आप में IQ की अपेक्षा, तभी आप अच्छे सिविल सेवक बन पाओगे, ठीक है ना। यानी ये भावनात्मक लब्धि यानी EQ क्या है? किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के स्तर का क्या है, माप, ठीक है ना, उसके स्तर का माप है, ठीक। ये किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त स्कोर है, ठीक है ना। जैसे दे दिया, कैसे आप लोग के स्कूल में कभी कभी फॉर्म भरवाया जाता है, कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं IQ लेवल चेक करने को, कहा गया कि ऐसा है कि सामने जो है इस तरीके से कभी कभी कई सारे क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। क्या देते हैं कि कोई व्यक्ति है जो है हार्ट पेशेंट है, तो उसको तेज़ दौड़ना चाहिए, धीरे धीरे दौड़ना चाहिए, तेज चलना चाहिए, ठीक है ना, धीरे धीरे चलना चाहिए। कुछ ऑप्शंस आपके लेते हैं, ठीक है ना, आपकी जानकारी को क्या करते हैं, टटोलते हैं, परीक्षण करते हैं, और उसी से आपका IQ लेवल क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जैसा आपका आंसर रहेगा उसी हिसाब से आपको IQ दिया जाएगा, मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट दिया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है, भावनात्मक लब्धि, किसी व्यक्ति की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और मूल्यांकन करने और व्यक्त करने यानी एक्सप्रेस करने की क्षमता है, ठीक है ना। वही चारों पॉइंट्स इसमें क्या है, व्यक्ति की क्षमताओं जैसे दृश्य, स्थानिक प्रोसेसिंग, ठीक है ना, दुनिया का ज्ञान, कार्यशील स्मृति आदि को संदर्भित करता है, ठीक है ना। जैसे आपको पता हो तुरंत अगर कि मॉरिशस, तो मॉरिशस पे तुरंत आपका ध्यान किस कंटिनेंट पे जाए, अफ्रीका पे जाए। मॉरिशस कहाँ का है, अफ्रीका का, ठीक है ना, तुरंत आपका ध्यान जाए अफ्रीका, यस अफ्रीका। रीयूनियन, तो रीयूनियन भी हिंद महासागर में अफ्रीका के पश्चिम पूरब में आपको मिल जाएगा, फ्रांस अधिकृत है, ठीक है ना। तो आपको तुरंत ही क्या हो गया, ये आपका IQ लेवल बता रहा है, ये आपका क्या बता रहा है, IQ लेवल बता रहा है कि यार रीयूनियन कहाँ होगा, मॉरिशस कहाँ होगा, ठीक है ना, क्लियर। ये डिफाइन करेगा। ये आपका स्थानिक प्रोसेसिंग, कार्यशील स्मृति, दुनिया का ज्ञान, ठीक है ना। आपने कोई कार्य किया है, मतलब बचपन में कार्य किया था, अचानक आपको याद आया हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो ये आपका क्या है, ये IQ लेवल है, ठीक है ना। ये आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यहाँ क्या है, उच्च EQ का अर्थ कि कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी, आत्मजागरूक और कठिन भावनात्मक अनुभवों को संभालने में क्या है, सक्षम है, ठीक है ना, क्लियर।
उच्च बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति कुछ विषयों को बहुत तेजी से सीखने में सक्षम हो सकता है, उन विचारों के बीच संबंध बना सकता है जो दूसरे आसानी से नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि किसी कंडीशन को आपको समझाना है, ठीक है ना, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक भाई, किसी भी चीज़ में आपको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग ही दी जाती है समझाने के लिए। तो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो जो हाई IQ वाला होगा वो ट्रेनिंग में क्या होगा, नंबर 1 होगा, ठीक, समझ जल्दी लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको व्यवहार में लाना है, ठीक, तो वो कौन ले आएगा, वो EQ वाला ले आएगा, ठीक। आगे आइए, यहाँ क्या है, उदाहरण के लिए किसी भी सरकारी नीति के बारे में आम सम्मति, ठीक है ना, विकसित करने में मदद करेगा। और इसमें क्या है, इससे नीति और आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी, ठीक भाई। EQ वाला क्या है कि इसमें क्या करना है, क्या प्रोसेसेस हैं, वो समझ लेगा कि हाँ भाई ये है कन्या सुमंगला योजना है, तो इसमें हमको कन्या को इतना देना है, इतने इतने स्टेप्स में देना है, और इस प्रोसेस के पूरा होने पे दूसरा स्टेप होगा, इस प्रोसेस के पूरा होने पे तीसरा स्टेप होगा, ये पूरी प्रक्रिया समझ लेगा। लेकिन उसमें जो भावनात्मक रूप से बाधाएं आएंगी और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो हमें कैसे आएगा, वो हमें EQ से आएगा। वो हमें कैसे आएगा, EQ से आएगा। उसको हम कैसे धरातल पे उतारेंगे, ठीक है ना, कैसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेसेस को, ये हमारा किससे है, EQ से। तो यहाँ IQ और EQ में बड़ा डिफरेंस माना जाता है। इस प्रकार IQ की कल्पना एक इंजन के रूप में की जा सकती है जो एक वाहन को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन EQ क्या करेगा, EQ वाहन के स्टीयरिंग के रूप में है, ठीक, जो IQ को क्या देगा, दिशा देगा। भाई हमें ज्ञान है कि कैसे करना है, ठीक, क्लियर, लेकिन किस दिशा में करना है ये आपको कौन बताएगा, वो आपको EQ बताएगा, वो स्टीयरिंग है, ठीक है ना, क्लियर। गाड़ी चलाना आपको आता है, लेकिन स्टीयरिंग किधर घुमाना है, बाएं दाएं सीधे ले जाना है, तो ये EQ दिखाएगा। इसीलिए सफलता के लिए केवल IQ पर्याप्त नहीं है, यह केवल एक व्यक्ति को नौकरी दिला सकता है, ठीक है ना, आपको सिविल सेवक बना सकता है कि आप मतलब IAS टॉप कर गए, नंबर 1 रैंक पे आ गए, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन नौकरी में सफल होने के लिए उस व्यक्ति को दूसरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है, जहां EQ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी वजह से आपको मैं बताऊं, जैसे जब IAS की ट्रेनिंग होती है, लवासना सब लोग जान रहे हैं, लवासना सब लोग जान रहे हैं, बड़ा अच्छे से जान रहे हैं, हम लवासना में जाएंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके बाद की प्रक्रियाएं आप नहीं जान रहे। ये आपके विद इन प्रोबेशन होगा, 2 साल का प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको भेजा जाता है किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, किसी गांव में भेज दिया गया, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को दे दिया गया, सबको अलग अलग दे दिया गया, वहां जा करके रहना है, वहां प्रॉपर समस्याएं समझना है, उसी हिसाब से वहां नीति निर्माण करना है, ठीक है ना, क्लियर। ये प्रोसेसेस दिए जाते हैं, ठीक, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग होती है और तमाम चीजें होती हैं, तब जा करके आपका क्या कोई कार्य आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे नहीं जैसे आपको किसी जगह SDM बना करके भेज दिया गया कुछ दिनों के लिए प्रोबेशन पीरियड में, तो उस सब आप पे निगरानी रहती है कि उस जगह ये समस्याएं थी, इन्होंने कितने % उसको मिटिगेट किया, कितना उसको रिजॉल्व किया, ठीक है ना, सारी चीज़ें मतलब वो समझते हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना, क्लियर। तब जा करके आपको वो फाइनल स्टेप पे क्या करते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है ना, तब उसी हिसाब से मार्किंग मिलती है, ठीक है ना, उसी हिसाब से मार्किंग मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप वो करोगे, ठीक है ना, कोशिश करोगे, उसी हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी, उसी हिसाब से आपको फिर डिस्ट्रिक्ट्स भी दिए जाते हैं। बाद में भाई आप कर रहे हो, कोई अच्छा टॉपर लड़का रहा हो, भाई निश्चित रूप से उसको मिलेगी, अच्छी सीट मिलेगी, IAS कैडर मिलेगा, ठीक, उसके बाद IPS है, फिर IRS है, वो तो रैंक वाइज होगी, वो तो IQ के उस पर। लेकिन EQ क्या है कि कितने जल्दी उसको DM की सीट मिल गई,
या अन्य चीज़ें मिल गई, ठीक। कई लोग क्या होते हैं कि ऑफिस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं सचिव रैंक में, फील्ड वर्क में नहीं रखा जाता है, तो फील्ड वर्क में उनका अनुभव जो है उतना अच्छा नहीं होता है। फील्ड वर्क में उनका अनुभव जो है उतना अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। अटैच करेंगे वो सचिवालय में कर देंगे, या ऑफिशियल वर्क में सचिव बना करके बना दिए, सेक्रेटरी बना करके, ठीक है ना, तो वहाँ अटैच कर देते हैं, आपको फील्ड में नहीं रखेंगे उस हिसाब से। तो ओवरऑल ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक, कि आपने फील्ड वर्क वाकई में अच्छा किया कि नहीं। और फील्ड वर्क जो होगा वो अनुभवों पे आधारित होता है, भावनात्मक रूप से होता है, कि आप वहाँ की कंडीशंस को समझ रहे हो, उसी के हिसाब से अपने फैसले ले रहे हो, नीति निर्माण कर रहे हो, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक। तो वही चीज़ है, ठीक। आगे आते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व। व्यक्तिगत जीवन में ईआई का महत्व। ईआई में क्या क्या महत्व होते हैं ये जानेंगे। द्वंद्व समाधान, क्लियर। इसमें क्या है, ईआई में हम लड़ो और भागने की स्थितियों से निपटने और सहयोगात्मक समाधान खोजने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब हम किसी कंडीशन से अगर भाग रहे हैं तो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और उससे कहेंगे नहीं अभी रुको, ठीक, अब एक चांस और बनता है, ठीक है ना, तो फिर आगे लड़ोगे आप। मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है ना, अवसाद और चिंताओं से क्या करता है, बच जाता है। नीति निर्माण या निर्णय निर्माण, ठीक है ना, सकारात्मक मनोदशा होती है, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव निर्णय ही आप लोगे, ठीक है ना। फिर आएगा क्या, आशावाद, ऑप्टिमिज्म, ठीक। भाई जाहिर सी बात है कि कहा भी गया है कि वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को भी वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक। तो ऑप्टिमिज्म ही आपको रास्ता दिखाता है, आपको हार मानने से बचाता है, नहीं तो आप हार मान के कब का बैठ गए हो, ठीक है ना। तो ये आशावाद। व्यक्तिगत विकास, ठीक है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंग्लिश को कहेंगे, या पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक। फिर उसके बाद क्या, प्रेरणा, इंस्पिरेशनल या मोटिवेशन, ठीक। जरूरत क्या है, ठीक, ये है ना, जरूरत और इच्छाओं के बीच क्या करना, अंतर, ठीक है ना। भाई इच्छा आपकी कंट्रोल्ड हो सकती है, आवश्यकता के अनुसार ही आप उपयोग करो, ठीक है ना, ठीक है। फिर सिविल सेवा और प्रशासन में ईआई का महत्व क्या है, भूमिका स्पष्टता, कि आपकी क्या भूमिका है, ठीक है ना, एक्चुअल में रोल क्या है। जैसे मान लीजिए एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक सार्वजनिक हित को अपने व्यक्तिगत हित से क्या रखेगा, ऊपर रखेगा, ये आपकी भूमिका है, ठीक है ना, ठीक है, कि सबके हित में अपना हित, ठीक है ना, ये नहीं कि मेरे हित में सबका हित, ठीक है ना। कई लोग अंडर टेबल ले लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जो लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी थी वो पर्सनली पहुंच गई, ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, बदलाव के लिए, ठीक। बदलाव कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, नवोन्मेषी समाधान ले आएंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ले आएंगे, ठीक है ना, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, ठीक। उसके बाद आइए निर्णय लेने के लिए। देखिए इसमें की पॉइंट्स खोजिए, गाथा पढ़ने से मतलब नहीं है, उसमें की पॉइंट्स खोजिए, क्या पॉइंट्स मिल सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको लिखा है क्या, बदलाव, तो बदलाव यानी चेंज ले आना, परिवर्तन लाना। परिवर्तन आप कैसे लाओगे, जब अच्छे, ठीक है ना, समाधान ले आओगे। अच्छे समाधान कैसे होते हैं, इनोवेटिव, ठीक है ना, नवाचार को लेते हुए, ठीक है ना, क्लियर। तो वही आप लिखो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है ना, बदलाव, ऐसे करके पॉइंट बना लिया, उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद आइए निर्णय लेने के लिए। निर्णय लेने के लिए क्या, कि पहले पहचानना, एंड देन उसके बाद समस्याओं संबंधित जो भी परिणाम है उसकी अनुमति लेना। फिर उसके बाद आइए बेहतर संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ईआई का होना है। आप में भाई हमेशा क्रोध भरा हो तो क्या आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, नहीं, आपको इमोशनली समझना पड़ेगा। आप जाते ही भड़क ना जाए भीड़ पे कि अरे आंदोलन करोगे, लाठीचार्ज करोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक। आपको भावनाओं को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, ठीक। तो ये
उस जगह क्या काम आता है? संचार, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। कि आप दूसरों अभी IAS कुलहरी का दिखाया था, इसमें लिखा था, उसमें क्या था कि बड़ी भीड़ में वो चले गए, ठीक है ना, निहत्थे चले गए, कुछ भी हो सकता था भाई, ठीक, क्लियर, विरोध में लोग बैठे पड़े हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने उस चीज़ को समझा और उसके हिसाब से कम्युनिकेशन बनाया, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ है जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, ये भी आवश्यक है भाई, संतुलन बनाए ही रखना चाहिए, ठीक। कहा भी गया है कि जो अपने इमोशंस पे संतुलन बनाए रखते हैं, संतुलित रहते हैं, वो सफल ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि बात बात पे झगड़ा करने लगे, बात बात पे क्रोध आ जाए, तो ये संतुलन थोड़ी ना हुआ, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन का मतलब क्या होता है? तनाव का मतलब क्या? जो भी आपको, ठीक, कभी भी तनाव हो रहा है तो उसका हमने क्या कर दिया? प्रबंधन कर दिया। स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक। स्वनियमन में क्या है? सिविल सेवक कम लालच होगा, इसलिए क्रम भ्रष्ट होगा। भाई लालच ज्यादा रहेगा तो करप्शन भी ज्यादा करेगा, ठीक। वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, ठीक है ना। कौन? ये अशोक खेमका का उदाहरण है, ठीक है ना। उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त है, ठीक है ना, करप्शन से मैटर है ये। तो वहाँ करप्शन में मेनली क्या है? सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है ना। आगे आइए वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, उदाहरण इसे देख लीजिएगा एक बार, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। मतलब उदाहरण आपको बस सुनना है, समझना है। जैसे सामाजिक कौशल है, तो सामाजिक कौशल में हम लोग क्या ले सकते हैं कि भरोसेमंद और प्रतिबद्धता के स्तर पर सुधार होना, और इसमें क्या? पारस्परिक और अंतर समूह संबंधों को बेहतर बनाना, ठीक है ना। सहयोग ओवरऑल, हम सोशल स्किल हमारी क्या होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छे कहलाएं। क्या? पहला कम्युनिकेशन, दूसरा हेल्पिंग नेचर, ठीक है ना, क्लियर। और क्या कि भाई मोटिवेशन, हम दूसरे को मोटिवेट करें, ठीक। रेगुलेशन हमारा हो सही, नियमन अच्छा हो कि हम हर बात पे मांगने वाली बात ना करें, भ्रष्टाचार कम रहेगा, उससे करप्शन कम रहेगा। तो ये सारे गुण होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से समृद्ध एक सिविल सेवक कठिन मुद्दों को भी हल कर लेता है। जैसे IAS अधिकारी OP चौधरी ने शिक्षा पहल छू लो आसमान, ठीक है ना, के साथ कुशल श्रम की उपलब्धता की कमी की समस्या को भी क्या कर दिया? हल कर दिया, ठीक है। तो ये सब उदाहरण लिखिएगा, इन उदाहरण से ही, ठीक है ना, समझ में आएगा कि क्या क्या। बिना उदाहरण के कोई भी आप बात स्पष्ट नहीं कर सकते हैं एथिक्स में, ये ध्यान रखिएगा। अंततोगत्वा वो लाइन जो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या कि 80% सफलता जो मिल रही है वो किससे मिल रही है? EQ से मिल रही है, ठीक है ना। और 20% आपकी किससे मिल रही है? IQ से, ठीक है ना। मतलब आपको नॉलेज क्या कर सकता है? सफल बना सकता है, सफलता तक पहुंचा सकता है, मतलब आपको सिलेक्शन दिला सकता है। लेकिन आप अच्छी नौकरी कर लें, ये आपका EQ ही डिफाइन करेगा, ठीक है ना। कोई भी आप जैसे EQ है, EQ स्तर से ही कैसे आपको, अगर कोई जिला मिला है तो उस जिले में किस तरह से आप नीति निर्माण करेंगे, ठीक है ना, कैसे सुचारू रूप से संचालित करेंगे, अपने कार्य को संपादित करेंगे, ये EQ बताएगा। लेकिन IQ उस तक आपको क्या करेगा? पहुंचाएगा, सफल आपको कर देगा बस, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ यही दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है उच्च EI वाले व्यक्ति में क्या क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े हैं। क्या क्या हो सकता है? उच्च सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, हाई इंटीग्रिटी, तनाव का कम स्तर, हर बात पे तनाव नहीं लेता है, टेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। फिर बेहतर संचार, कम्युनिकेशन, बार बार हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं। फिर सम्मान, रिस्पेक्ट, ठीक, जिम्मेदारी, समानुभूतिपूर्ण यानी एम्पैथी, ठीक। इसके अलावा समर्पण और रचनात्मक होता है। रचनात्मकता कैसे आएगी? इनोवेटिव नेचर से। सब में क्या हो? इनोवेटिव नेचर। जब इनोवेटिव नेचर होगी तो अपने आप रचनात्मकता आ जाती है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है क्या? वही चीज़ को डायग्राम से समझा दिया है कि EI पर्सन है तो अंडरस्टैंड ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को समझता है, ठीक है ना। तो इसके
थ्रू फिर अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर, दूसरे के इमोशंस को समझेगा, फिर हेल्प देम एंड अदर्स, और फिर डेवलप मोर EI पर्सन्स, कई EI पर्सन्स को डेवलप करेगा और एक अच्छा समाज क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है ना, क्लियर? तो इस तरीके से आप समझा सकते हो। फिर उसके बाद है सिविल सेवा या प्रशासन में EI का महत्व। ठीक है ना, क्लियर? ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना। पहला क्या, उच्च आत्मसम्मान, ये आप जान ही रहे हो। जैसे स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने भारत के रियासतों के एकीकरण के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है ना, क्लियर? हाँ, हैदराबाद हो गया। ठीक है ना, एक और कौन था, जूनागढ़ रियासत। ठीक है ना, कश्मीर था आपका। तो ये 3 थे उनमें। फिर उसके बाद आते हैं एक उदाहरण स्थापित करना। जैसे मध्य प्रदेश में कटनी के जिला कलेक्टर पंकज जैन ने अपनी बेटी को एक हाई प्रोफाइल प्ले स्कूल में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने कहाँ भेजा, आंगनवाड़ी में भेज दिया। ठीक है ना भाई, उनके पास पैसे की क्या कमी थी, कलेक्टर थे, जिस स्कूल वो हर स्कूल फ्री में उनको ले लेते, फ्री में डिग्री तक पहुंचा देते बच्चे की, जाना भी नहीं पड़ता। भाई चीज़ें ऐसी हैं। ठीक, लेकिन किसी भी चीज़ से समझौता ना करना, बल्कि एक उदाहरण स्थापित करना। अगर हम समाज में ये चाह रहे हैं, समाज के लिए ही, बच्चों के लिए ही, समाज के ही बच्चों के लिए ही आंगनवाड़ी खोली गई है, प्राथमिक पाठशाला खोली गई है। ठीक, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है, गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ही आपको, ठीक, तो आप अगर उदाहरण पेश करोगे तो जाहिर सी बात है कि और लोग भी अपने बच्चों को आंगनवाड़ी और प्राइमरी पाठशाला में भेजेंगे, सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे। आप भेज दिए हाई फाई स्कूल में, जो वहाँ का टॉप मोस्ट स्कूल है, तो अगले को भी पता चलेगा कि DM साहब की लड़की जो है उस कॉलेज में पढ़ती है, तो जाहिर सी बात है हमारी बच्ची भी पढ़नी चाहिए वहाँ, हमारा बच्चा भी वहाँ पढ़ना चाहिए। क्यों? उन्होंने वो किया, वो शिक्षित व्यक्ति हैं और समाज में उनसे हम प्रेरणा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने भेजा है तो अच्छा जान करके भेजा होगा, तो हमें भी भेजना चाहिए, वहाँ अच्छा ज्ञान मिलता होगा, हमारे बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। तो मतलब आप क्या निजी को प्रोत्साहन वहाँ देने लगे, तो बाकी आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय क्या हुए, फेल हो गए, बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? सरकारी इंटर कॉलेजेस हैं, आप सरकारी में ना भेज करके निजी उच्च कोटि के उस पर भेज दे रहे हो, तो फाइनली उस जगह क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, समाज भी तो वही देख रहा है। तो फाइनली आप खुद उदाहरण बनो। ठीक है ना, क्लियर? आपको देख करके लोग इंस्पायर हों और उस तरह के कार्य करें। ठीक, कि भाई आंगनवाड़ी में भेजा गया है, जाहिर सी बात है अपनी बच्ची की शिक्षा के साथ तो वो समझौता करेंगे नहीं। ठीक, तो हमको भी अपनी बच्ची को कई, वो तो सोचिए वहाँ भीड़ लग जाएगी। ठीक है ना, तो एक उदाहरण के तौर पे ऐसा करना चाहिए, खुद उदाहरण बनना चाहिए, ये अप्रिशिएटिव है। ठीक, एक साझा दृष्टिकोण को प्रेरित करना। ठीक है ना, एक कोई साझा दृष्टिकोण हो तो उसको क्या करना, प्रेरित, एक अप्रोच, कंसेप्ट। ठीक, उसको, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। ठीक है ना, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है ना, क्लियर? और एक और दे दिया है सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबका सब विश्वास। ठीक, अब आगे आइए, दबाव में शांत रहना। दबाव में क्या करना, शांत रहना, ना कि उग्र हो जाना। कई लोग अपना टेम्परामेंट क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है ना, उस जगह पे अपना टेम्परामेंट खोना नहीं है, टेम्परामेंट लूज नहीं करना। ठीक है ना, वहाँ क्या है, जैसे जानिए जॉर्ज W बुश 9/11 के हमले, यानी सितंबर 2011, ठीक है ना, के हमले के बारे में सतर्क होने के बाद भी फ्लोरिडा के स्कूल के बच्चों के साथ बैठे रहे। ठीक है ना, 9/11 को क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, यही था ना, WTO। ठीक, उस पर हमला हुआ था कुछ इस तरीके का। ठीक, फाइनली बाहरी तौर पे प्रतिक्रिया न करके उन्होंने खुद के लिए सोचने और प्रतिक्रिया के लिए क्या किया, समय बचाया। ठीक है ना, क्लियर? तो वहाँ के मतलब उस हिसाब से टेम्परामेंट किसी बात पे लूज नहीं करना है, क्योंकि आप डिसीजन मेकर हो। ठीक है ना, आपके डिसीजंस पे ही सारी चीज़ें चलनी है, रेगुलेट होनी है, और आप ही अगर टेम्परामेंट लूज कर दोगे तो फिर फाइनली गलत होना है। ठीक है ना, तो इस वजह से वो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, जीवन में संतुलन बनाए रखना।
ठीक, बैलेंस बनाए रखना, ये अभी आपने देखा। जैसे यहाँ है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा ने कार्य जीवन संतुलन बनाए रखा, परिवार के साथ समय बिताया, स्कूल में अपनी बेटी के माता पिता शिक्षक सम्मेलन में भी क्या किया, प्रतिभागी बने। ठीक, मतलब चाहते तो भाई प्रिंसिपल को ही बुला लेते, भाई उनके पास तो ये भी राइट है, प्रिंसिपल को बुलाते, कहते हैं हमारी बेटी पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, औपचारिक रूप से पूछ सकते थे, हर चीज कर सकते थे। ठीक, फाइनली प्रिंसिपल को डांट भी लगा सकते थे, सारे राइट्स में हैं। लेकिन नहीं, वो बतौर साथ में वहां गए पत्नी के, ठीक है ना, कहाँ, स्कूल में, पीटीएम में हिस्सा लिया, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। इस तरह के उदाहरण जो हैं, ठीक, हमेशा अपने संयम को, मतलब अपने दूरदृष्टिता को दिखाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज है कि जीवन में क्या करना, संतुलन बनाए रखना, ठीक, और दूसरों को प्रोत्साहित करना, भाई सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ अदर्स को भी क्या करना, इंस्पायर करना, ठीक है ना, अदर्स को भी इंस्पायर करना। जैसे हाल ही में ही CISF कर्मी, ठीक है ना, जिसने एक बॉलीवुड स्टार को रोका था, को अपना कर्तव्य निभाने के लिए पुरस्कृत किया गया, ठीक है ना। जिसने क्या किया कि बॉलीवुड स्टार थे, वो जा रहे थे, फाइनली उन्होंने क्या, उसने क्या कर दिया, रोक दिया कि भाई नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बॉलीवुड स्टार हूँ, क्या सर मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मुद्दा शायद शाहरुख खान से रिलेटेड था, मैं रोक दिया था CRPF कर्मी ने, ठीक है ना। उन्होंने कहा मैं ये हूँ, तो बाद में उन्होंने खुद अप्रिशिएट उस चीज़ को किया था, ठीक है ना। शाहरुख ने भी उस चीज़ को क्या किया था, अप्रिशिएट किया था कि उसने अपना काम जो है बखूबी किया, ठीक है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि जो हाई EQ लेवल पे होंगे वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट ही करेंगे, ठीक है ना। उस चीज़ों को वो नहीं कि तू तो मुझे कैसे रोका, ठीक है ना, पहचानता मुझे नहीं, ठीक, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक राजनेता हो। राजनेता को भी यही बात शोभा देती है कि अगर किसी ने ट्रोल किया है आपके किसी उस पर कमेंट पे, ट्रोल कर दिया, ट्रोलिंग आजकल काफ़ी चल रहा है, ठीक है ना, कमेंट ऐसा कर दिया, तो आपको ये नहीं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं देख लूँगा तुमको, ठीक है। देखिए हम किसी का नाम नहीं ले लेंगे, ठीक है ना, इस मंच पे ऐसा मंच है कि हम वो नहीं कर सकते हैं, तो ओवरऑल समझने की बात है, ठीक। चलिए आगे आइए, ठीक। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग किसी पर्सन विशेष का नाम ना लें, ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेतृत्व पे। नेतृत्व यानी लीडरशिप। लीडरशिप क्या भाई, जाहिर सी बात है कि लीडरशिप होना चाहिए, ठीक, ये भी एक क्वालिटी है, ठीक। IAS अधिकारी भूपेश चौधरी मिजोरम के थे, ने मिर्च उगवाने वाले किसानों को की आय 14 गुना बढ़ाने के लिए बागवानी के एकीकृत विकास मिशन, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिशन मनरेगा का उपयोग किया, ठीक, क्लियर। किसानों को SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, ठीक है ना, और सहकारी समितियों का गठन किया था। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स आप लोग ध्यान रहे होंगे, ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में GS पेपर 1 में है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, ठीक है ना, उसके बारे में आता है उससे। और NPA पे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, नॉन परफॉर्मिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सब आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद आइए निस्वार्थता। निस्वार्थता क्या है, सहानुभूति और सामाजिक कौशल के कारण भावनात्मक रूप से, ठीक, उदाहरण पे आ जाइए, ये है निकुंजा ढल, ठीक है, IAS अधिकारी थी, जो उड़ीसा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं, ने अपने पिता की मृत्यु के केवल 24 घंटे बाद कोविड महामारी के बीच काम फिर से शुरू कर दिया। तो इनके में क्या था, निस्वार्थ भाव था, ठीक है ना। चाहती तो पूरी तरह से शोक मनाती, कह देती हम भी इसी बहाने कुछ दिन छुट्टी ले लें, ठीक, उनके पास तो वाजिब कारण भी था, ठीक है ना, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और फाइनली उसके लिए फिर से जुट गए, ठीक।
फिर आया अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता मतलब अडेप्टेबिलिटी। ठीक, इसमें क्या है कि आईएएस अधिकारी स्मिता सबरवाल ने वित्तीय संकट को स्वीकार किया। ठीक है ना, इन्होंने मतलब जहां भी पोस्टिंग हुई थी वहां के वित्तीय संकट को क्या किया, स्वीकार किया, और वहां उसके समाधान के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए वहां क्या एक अभियान फंड योर सिटी शुरू किया, जिसमें निवासियों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने की क्या की गई, अपील की गई। जाहिर सी बात है कि अगर जैसे हम किसी शहर की सुंदरता बनाना चाहते हैं तो वहाँ के लोगों के पास जा करके ठीक अपनी समस्याओं के बारे में कह सकते हैं कि भाई इस शहर में फंड की कमी है। पहले तो आप ये काम करो कि आप लोग जो भी डिसिप्लिन है, जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशन है, उनके हिसाब से सारी चीज़ें चलो। ठीक, आप लोग कम से कम पोल्यूशन फैलाओ, ठीक, कम से कम चीज़ें ये करो। ठीक, और आप शहर के अच्छे उसके लिए ठीक है ना क्या करो, फंड भी कुछ दो। ठीक, उससे क्या कर सकते हैं कि हम लोग समाधान कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को। ठीक है ना, यही सॉल्यूशंस हैं उनके। तब तक इसको कर दीजिए जब तक ये खुल रहा है।